हे गाइस, आज का अपना टॉपिक है ग्रेविटेशन और मैं प्रशांत सर आज आपको ग्रेविटेशन टॉपिक का थर्ड लेक्चर कोच करने वाला हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू रिकैप इनिशियली। रिकैप सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। गाइस याद करो, इनिशियल में जब टॉपिक स्टार्ट किया था मैं एक स्टोरी आपको सुनाया था न्यूटन के बारे में। न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके टकले पे एक एप्पल गिरा। जब उनके टकले पे एप्पल गिरा तो उनको समझ में आया कि ये ऑब्जेक्ट, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है। उन्होंने इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो एक्सपेरिमेंट के बाद उनको पता चला कि ये जो ग्रेविटी अपनी है ये हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन। तो न्यूटन से पूछा गया, क्या ये ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और कोई दूसरी बॉडी अट्रैक्ट नहीं करती होगी? तो न्यूटन ने बोला, नहीं भाई, इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो ग्रेविटेशन क्या हुआ? ग्रेविटेशन मीन्स अट्रैक्शन बाय वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके सामने मोबाइल है, लैपटॉप है, तो क्या इधर सर मोबाइल मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी? या ऑब्वियसली यहाँ पे मोबाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप मोबाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। बट स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ये अट्रैक्शन तो हो रहा है बट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से मोबाइल अट्रैक्ट तो करते हो लेकिन मोबाइल आपके पास नहीं आती है। मोबाइल आपको अट्रैक्ट करती है लेकिन आप मोबाइल के पास नहीं जा पा रहे हो, आप कंप्यूटर के पास नहीं जा पा रहे हो। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशन। आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इनिशियल में एक स्टेटमेंट बोला गया था, in the universe every object attracts every other object with the force. That force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Student, if there are two object, two body, for example first object is your mobile, second object is you. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, आप दोनों के अंदर फोर्स एक्ट हो रहा है एक दूसरे की तरफ, तो ये जो फोर्स लग रहा है आप दोनों जन का कुछ मास होगा, वो मास के प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एक बॉडी का, फॉर एग्जांपल आपका या फिर मोबाइल का, किसी भी एक बॉडी का अगर मास इंक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज होएगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। सेकेंड कंसेप्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, अगर मैं वो डिस्टेंस इंक्रीज कर दूंगा, मतलब आप मोबाइल से दूर जाओगे, तो फोर्स जो आप दोनों के बीच में अट्रैक्ट लग रहा है वो फोर्स डिक्रीज करेगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज द इनवर्स रिलेशन। दिस कंसेप्ट was given by Newton, so that this is called as the Newton's law of gravitation। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। एवरी ऑब्जेक्ट में अर्थ एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ अट्रैक्ट्स द मून। हम लोग को पता है मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करता है? एक ही वजह से रिवॉल्व करता है, द रीजन इज दैट इज द ग्रेविटेशनल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, तो क्या होगा, जो बाकी के लोग रहेंगे, बाकी के लोग उस इंसान के चारों तरफ घूमते रहेंगे। अक्सर हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एक इंसान जिसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, उसके अलावा बाकी के जो लोग रहेंगे, जो उसके दोस्त रहेंगे, उसके बेस्ट फ्रेंड रहेंगे,
उसके अगल बगल वाले रहेंगे, उस इंसान के चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? पैसे के लिए। ऑब्वियसली आप लोग एकदम सही समझा। तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज़ का है? पैसे का है। सिमिलरली मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? सिमिलर। क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज ग्रेविटी मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, खींच के रखा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन। नाउ द कंसेप्ट इज, सर जो मून है तो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन से ऑब्जेक्ट में रिवॉल्व कर, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा? दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द सर्कुलर ऑर्बिट। उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। स्टूडेंट आप लोग को सर्कुलर मोशन के दो कंसेप्ट बताए गए हैं। फर्स्ट कंसेप्ट वाज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड कंसेप्ट वाज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स the types of motion in which body moves with the constant speed. मून अर्थ के चारों तरफ एक कांस्टेंट स्पीड में घूमता है। दिस इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक सर्कल में आप डोलो, मतलब टहलो या फिर दौड़ो। जब किसी सर्कल आप दौड़ते हो, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कही जाएगी। लेकिन जब उसी सर्कल में आप कभी तेज़ी से दौड़ रहे हो, कभी धीमे धीमे दौड़ रहे हो, तो वो जो टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन, दैट इज कॉल्ड एज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था केपलर्स लॉ। स्टूडेंट केपलर्स के 3 लॉज हमने डिस्कस किए थे। केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर थर्ड लॉ। अगर आपको इसको डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरे सेकंड वीडियो को आप लोग देखिए। मैं अपने उस वीडियो में केपलर्स के लॉज को बहुत अच्छे तरीके से डिराइव करके बताया हूँ। केपलर्स के 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। केपलर्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। In the Kepler first law, Kepler state that every object revolves around the sun. Every object, not every planets. Every planets revolve around the sun in elliptical orbit, where sun is situated at one of the foci of ellipse. Second law was, Kepler's second law was law of equal area. Every planet sweeps equal area in equal interval of time. And third law is called as the law of time period. The square of time period of revolution is directly proportional to the cube of semi major axis. स्टूडेंट ये डेरिवेशन मैंने आप लोग को सेकंड वीडियोस में अपने दिया हूँ। प्लीज़ वंस आप गो थ्रू करो सेकंड वीडियो अगेन, आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट सेकंड नेक्स्ट कंसेप्ट वाज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी नाम दिया था। उसमें हम लोग 4 कंसेप्ट डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अर्थ ऑन दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन दी अर्थ सरफेस। सेकंड कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था अलॉन्ग दी अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मीन्स हाइट। हाइट पे जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इफेक्ट क्या होता है। थर्ड कंसेप्ट वॉज अलॉन्ग दी डेप्थ। सरफेस से डेप्थ में जब हम लोग जाते थे तो क्या इफेक्ट होता था। एंड द लास्ट कंसेप्ट इज द अलॉन्ग दी अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड मीन्स अलॉन्ग दी अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वाला कंसेप्ट याद आया। दिस वॉज द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। यदि आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वंस आप गो थ्रू करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपने प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को लिख सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं इसलिए इस टॉपिक के रिकैप करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे पता चला कि मेरे प्रीवियस 2 वीडियोज़ में कुछ कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ड्यू टू दैट मैं इस टॉपिक को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ ओके। तो आज के अपनी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी कंसेप्ट। टोटली थ्योरी कंसेप्ट है, डोंट वरी।
आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। मास, वेट एंड फ्री फॉल। स्टूडेंट, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मास। मास क्या होता है? मैंने अभी प्रीवियस कंसेप्ट मैंने आप लोग को बोला था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो फोर्स एक्ट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सर ये मास एक्चुअली होता क्या है? बेटा मास का डेफिनेशन है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर पार्टिकल प्रेजेंट है वो उस ऑब्जेक्ट का मास होता है, वो उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। और मास की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कभी भी चेंज नहीं होता, कभी भी ये सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मास 50 kg है, आप अर्थ पे आपका मास 50 kg है, आप अगर मून पे चले जाते हो तो सर मेरा मास कितना होगा? बट मून पे भी आपका मास 50 kg होगा। अभी आप लोग के माइंड में क्वेश्चन एक आया रहेगा, सर मून पे तो 6 पार्ट डिवाइड हो जाता है। बेटा वेट डिवाइड होता है, मैं मास की बात कर रहा हूँ। मास जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मून पे जाने के बाद आपका हाथ 2 रहेगा, पाँव भी 2 रहेगा, सर 1 रहेगा, इसमें से कुछ कट के निकलने वाला है क्या? नहीं ना। तो पूरा बॉडी जब वही है, बॉडी के एक भी पार्टिकल निकल नहीं रहे हैं, तो एक भी मैटर पार्टिकल अलग नहीं हो रहे हैं, तो आपका मास वही रहेगा। इट मीन्स व्हाट? मास नेवर चेंजेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? द यूनिट ऑफ मास इज व्हाट सर? यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम। हम लोग जो बोलते हैं ना कि मेरा वेट 50 kg है, बेटा एक्चुअली वो वेट 50 kg आप नहीं बताते हो, वो अपना मास आप बताते हो। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द वेट। और वेट को हम लोग समझते हैं, वेट क्या होता है। जब आप अर्थ पे खड़े रहते हो तो ये जो अर्थ है ये आपको कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अर्थ जितने फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट फोर्स रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मैं क्या समझाना चाहता हूं, आई थिंक आप समझ में आ गया रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का अपना मास होगा, बराबर है। अब हमारी बॉडी को ग्रेविटी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने के कुछ फोर्स एक्ट करेगा ना हमारी बॉडी के ऊपर। जितना फोर्स एक्ट करेगा वही फोर्स हमारा वेट होगा। अंडरस्टूड? जब वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हो, तो वेइंग मशीन पे जब आप खड़े होते हो तो वेइंग मशीन के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो ना। अब जितना फोर्स वेइंग मशीन पे एक्सर्ट करते हो, कितना फोर्स एक्सर्ट करोगे, जितना ग्रेविटी अपनी तरफ पुल करेगी, जितने फोर्स से वही तो एक्सर्ट होगा। तो जितना फोर्स आप एक्सर्ट करोगे वेइंग मशीन पे वही आपका वेट दिखाता है। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ ये डिपेंड होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कैन आई से वेट इज इक्वल्स टू mg, मास m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड? हियर m is the mass of an object and g is the acceleration of an object. Understood? Unit of weight is Newton. Unit of weight is Newton. Now we will discuss next concept, that is the free fall. हमें 3 कंसेप्ट डिस्कस करना था, मास, वेट एंड फ्री फॉल। मास वेट के बारे में आई थिंक आप समझ गए रहेंगे अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज द फ्री फॉल। नाम से क्लियर है बेटा, आप एक पेन लो, लिया पेन, एक हाइट से ड्रॉप कर दो, उसको छोड़ दो। जब पेन नीचे जाएगा तो पेन को, जब पेन नीचे जा रहा है तो उसको कोई पकड़ के खींच रहा है क्या, या फिर कोई पकड़ के नीचे लेके जा रहा है क्या?
और फ्रीली नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। अब ये फ्री फॉल क्यों होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। तो वही फ्री फॉल का डेफिनेशन है कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इज सेड टू बी फ्री फॉल। जब कोई भी बॉडी को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं, बॉडी अर्थ पे की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये अट्रैक्शन अकर हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। इसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा है जो खींच रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, दैट इज द फ्री फॉल। जब कोई बॉडी किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है बेटा, क्योंकि आपके जब हाथ में पेन था तो उसकी वेलोसिटी कुछ थी क्या? नहीं थी। दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। जब आपने ड्रॉप किया तो बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ गया, स्पीड आ गई, लेकिन जब तक आपके हाथ में थी तब तक उसकी वेलोसिटी जीरो थी। दैट वाज द इनिशियल वेलोसिटी विच विल जीरो व्हेन एनी बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन सर्टेन हाइट। नाउ the next concept is the Newton's equation of motion for the free falling object। बेटा बहुत ही सिंपल केस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इन द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है तो उसके लिए कौन कौन से इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे। दिस थ्री इक्वेशंस विच वी विल यूज़ व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन सर्टेन हाइट। जब किसी ऑब्जेक्ट को मैं किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो ये इक्वेशन यूज़ होता है। सर ये इक्वेशन कहाँ से आया? याद करो, आप लोग को न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया गया था। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है बेटा तो उस केस में एक्सेलरेशन बन जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे जी। तो वर्टिकल मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल मोशन में आपकी इनिशियल ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी u बिकम जीरो, और डिस्प्लेसमेंट s को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे h से। h मीन्स हाइट, हाइट ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फ्रॉम वर्टिकल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम के लिए ये तीन इक्वेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अभी नेक्स्ट कंसेप्ट सेम, ये भी वर्टिकल मोशन है लेकिन यहाँ पे बॉडी अब ऊपर से नीचे नहीं ड्रॉप हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगा, वर्टिकल मोशन होगा, तो वर्टिकल मोशन के लिए कौन से तीन इक्वेशन यूज़ होंगे? ये तीन इक्वेशन यूज़ होंगे। बेटा जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो उस केस में v जीरो होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। क्यों सर? क्योंकि जब बॉडी को आप ऊपर थ्रो करते हो, जैसे बॉडी ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इसी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव लिखा हूँ, g इक्वल्स टू माइनस जी इक्वल्स टू नेगेटिव। जब कोई बॉडी ऊपर थ्रो करेंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एक सर्टेन हाइट आने के बाद वो बॉडी कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए रुक जाती है। जब बॉडी रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो ऊपर है तीनों इक्वेशन, उसमें हम लोग v की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो ये तीन इक्वेशन हमें ऑब्टेंड होते हैं। दिस कंसेप्ट वाज रिलेटेड न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इजी कंसेप्ट कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आप लोगों को पता है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि इस बॉडी का इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन बेटा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग थोड़ा इसका फॉर्मूला डिराइव करके अनदर फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक, सेकंड वन इज द पोटेंशियल। जब कोई बॉडी मोशन में है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
into mass of an object. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट को m लिखेंगे एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस जी एम अपॉन आर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू होती है माइनस जी एम अपॉन आर. तो फ्रॉम ईयर आर की जगह पे आर प्लस एच है. आर प्लस एच क्यों दिया पता है? आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस. तो योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज minus gmm upon r plus h. Understood this concept? This is very easy concept about the gravitational potential energy. ये फॉर्मूला को याद रखना. gravitational potential energy is mass minus gmm upon r plus h, where capital G universal gravitational constant, capital M mass of an object, small m capital M mass of an earth, small m mass of an object, r radius of earth, h height from the earth surface. Now the next concept is escape velocity and critical velocity. Escape velocity का मतलब क्या हुआ? The minimum velocity with which any object can escape from earth gravitational influence. For example, जब मैं किसी बॉडी को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करूं, उस वेलोसिटी की वजह से अगर वो बॉडी अर्थ सरफेस से स्केप हो जाए, किसी दूसरे प्लैनेट पे चली जाए, तो उसको स्केप वेलोसिटी बोलते हैं. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है सर? क्रिटिकल वेलोसिटी ये सैटेलाइट लॉन्चिंग में यूज़ किया जाता है. जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करके लॉन्च किया जाता है. अगर वो वेलोसिटी नहीं उसको दिया गया तो वो बॉडी, वो सैटेलाइट ऑर्बिट में नहीं घूमेगा बेटा, वो किसी दूसरे प्लैनेट पे चला जाएगा या तो अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा. तो एक फिक्स वैल्यू की, क्रिटिकल वैल्यू की वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल वेलोसिटी. तो लिसन केयरफुली, हियर वी विल डिस्कस इनिशियली अबाउट द एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी में इसके फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे. द फॉर्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी इज द 2gm अपॉन आर एंड अनदर फॉर्मूला इज द रूट ऑफ 2gr. रूट के अंदर दोनों हैं. नेक्स्ट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज अंडर रूट ऑफ gr, फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. ये बॉडी है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये अर्थ है अबव द हाइट ऑफ h. अंडरस्टूड? दिस वाज एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी. द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द न्यूमेरिकल पार्ट. न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. आप इसको ट्राई करना और आपको समझ में आ जाएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करो, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को समझ सकें और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें. So thank you students for watching this video. Thank you very much. Bye bye. Take care.